ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भूकंप से बचाव और तैयारियों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंध संस्थान में भू मौसम विज्ञान जोखिम प्रबंधन विभाग के प्रमुख प्रोफेसर सूर्य प्रकाश और आकाशवाणी संवाददाता मनोज पाठक। कल पूरे दुनिया के कई देशों में बड़ा भूकंप आया। इस बड़े भूकंप का आयाम इतना बड़ा था कि हजारों किलोमीटर दूर बैठे लोगों ने इसे महसूस किया, और खासतौर से जो दूर रहने वाले लोग थे, उनमें जो ऊंची मकानों पर रहने वाले लोग थे, उन्हें काफी डर हुआ। भूकंप कैसे आते हैं, भूकंप के समय में क्या करना चाहिए, बचाव के क्या साधन हो सकते, इस पर चर्चा के लिए हमने आमंत्रित किया है प्रोफेसर सूर्य प्रकाश जी को। स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार सर, सबसे पहले हम ये समझना चाहेंगे कि भूकंप जब कभी आता है तो इसका प्रभाव किस रूप में होता और यह कितनी देर तक रह सकता है और इसके आयाम कितने बड़े रह सकते हैं। कुछ मुख्य कारण उसके हैं। जैसे कि आपने सुना हो, हमारी जो पृथ्वी है वो विभिन्न भागों में बटी हुई है, प्लेट्स बनी हुई हैं। कुछ मेजर प्लेट्स हैं, कुछ माइनर प्लेट्स हैं, और ये प्लेट्स ड्रिफ्ट करती हैं, कभी एक दूसरे के पैरेलल, कभी एक दूसरे की तरफ, कभी कभी एक दूसरे से दूर। तो जब ये ड्रिफ्ट करती हैं तो टकराती हैं एक दूसरे से, और जब ये एक दूसरे से टकराती हैं तो चट्टानों के टूटने की जो प्रक्रिया होती है, उसमें जो एनर्जी रिलीज होती है, जो ऊर्जा निकलती है, उसको हम कंपन की फॉर्म में फील करते हैं, महसूस करते हैं। तो एक तो ये भूकंपन है। दूसरा, जब बड़े ज्वालामुखी आते हैं तब भी भूमि में काफी हलचल होती है जमीन के अंदर, और जब वो फटते हैं तब भी कई बार भूकंप आते हैं। इसके अलावा जो हम बड़े रेजरवायर्स वगैरह रखते हैं, उनमें भी कभी कभी जो है फॉल्ट प्लेन्स के अलोंग होते हैं और उसमें एक्टिवेशन हो जाता है, तो उससे भी भूकंप आते हैं, जिसको हम रेजरवायर इंड्यूस्ड साइस्मिसिटी कहते हैं। ये तो है कुछ मुख्य कारण। इसके अलावा जो हमारा हिमालय क्षेत्र है, इसमें प्लेट जंक्शन के अलावा हमारे यहाँ जो अंदर इंट्राप्लेट का रीजन है, उसमें भी बहुत सारे फॉल्ट और थ्रस्ट होते हैं। यहाँ पे जो चट्टानें हैं काफी कटी फटी रहती हैं और जो मूव करती रहती हैं, तो इनकी मूवमेंट्स की वजह से भी जो फॉल्ट और थ्रस्ट के अलोंग मूवमेंट्स होते हैं, भूकंप जनित होते हैं, जिसको हम इंट्राप्लेट अर्थक्वेक्स कहते हैं। तो हमारे पास 4 तरह के अर्थक्वेक हुए। एक इंटरप्लेट अर्थक्वेक, जो प्लेट कोलिजन्स की वजह से होते हैं, प्लेट मूवमेंट्स की वजह से होते हैं। दूसरे वोल्केनिक अर्थक्वेक, जो अंडर अर्थ वोल्केनिक एक्टिविटीज होती हैं, ज्वालामुखी पड़ते हैं, उनकी वजह से होते हैं। तीसरा हमारा इंट्राप्लेट अर्थक्वेक, जो हमारे जो है फॉल्ट और थ्रस्ट की वजह से होते हैं। और चौथा रेजरवायर इंड्यूस्ड साइस्मिसिटी, जो हमारे रेजरवायर्स की गतिविधियों की वजह से होते हैं। तो ये 4 कारण मुख्य होते हैं। दूसरा आपका सवाल था, ये कितनी देर का होता है और कैसे ये हमें प्रभावित करता है। जी, जब भी कोई, आपको पता है कि कोई चीज आपस में एक दूसरे को कंप्रेस करती है, उसमें स्ट्रेन बनता है, और ये स्ट्रेन एनर्जी की फॉर्म में अकोमुलेट होता है, इकट्ठा होता है। तो जब ये चट्टानें टूटती हैं, जो ऊर्जा इसमें इकट्ठी हुई इसमें, वो एकदम से डिस्पर्स होती है, तो ये ऊर्जा कंपन की फॉर्म में जाती है। तो ये कंपन अक्सर जो होती है मेन इवेंट, वो बहुत छोटे समय के लिए होती है। सेकंड्स में इसको आप मेजर कर सकते हैं, 20 से 40 सेकंड। पर कभी कभी ये कंटिन्यूअस मूवमेंट्स और शॉक्स मिलते हैं हमें। जैसे कल हमें 3-4 शॉक्स ऑब्जर्वेशन में मिले, तो इसकी ड्यूरेशन उस हिसाब से बढ़ सकती है। अब इसमें एक बात अक्सर जो हमारे सामने आती है, लोग कहते हैं कि हमने कंपन को महसूस किया, और ये कंपन तभी महसूस करते हैं जब भूकंप का जो परिमाण है वो 3 मैग्नीट्यूड से ज्यादा होता है रिक्टर स्केल पे। तो कल का जो परिमाण था वो 6.5 और 6.6 कहा गया। तो ज्यादातर लोगों ने हमारे हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, चाइना में, अफगानिस्तान में, ताजिकिस्तान में महसूस किया। तो इसमें हमें थोड़ा सा ये ध्यान देना पड़ता है कि ये झटके आ रहे हैं या कंपन जो महसूस हो रही है, क्या यह मेन अर्थक्वेक की इवेंट है, या वो फोर शॉक है, या आफ्टर शॉक है। तो इस संबंध में थोड़ा जानकारी दें कि लोगों का व्यवहार क्या रहना चाहिए भूकंप में, और उन्हें किन निर्देशों का पालन करना चाहिए। इसमें मैं एक बहुत बड़ी बात आपको बताना ये चाहूंगा कि भूकंप एक तरह की जमीन के अंदर की हलचल और कंपन है, ऊर्जा है जो चलती है जी। इस ऊर्जा या इस कंपन से कोई कैजुअलिटी नहीं होती है। कैजुअलिटीज तब होती हैं जब कोई हमारी स्ट्रक्चर या इंफ्रास्ट्रक्चर
उस कंपन की वजह से ध्वस्त हो जाती है, या कुछ उसका पोर्शन गिर जाता है और उसमें कोई दब जाता है या उससे किसी को चोट लग जाती है, तो या तो जख्मी हो जाते हैं लोग या उसके नीचे दब के मृत हो जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि लोग डर के मारे भी कूद जाते हैं या शॉक हो जाते हैं, तो उससे भी कई बार प्रभाव पड़ता है। परंतु इसमें जो आपने कहा कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, अगर इसकी आपको जानकारी है, जानकारी के अभाव में हम डर के मारे सहम जाते हैं या जो गलत प्रतिक्रिया कर जाते हैं, तो हमें ये प्रतिक्रिया ना करके हमें सही तरीके से इसको रेस्पॉन्ड करना चाहिए। आपने कहा बहुमंजिला इमारत में है जी, बड़े शहरों में ये अक्सर होता है, तो आपको वहां से भागने या दौड़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर दिन का समय है और आप जाग रहे हैं, तो आप जो है घर के जो मजबूत पोर्शन हैं, जैसे हमारे आरसीसी बिल्डिंग्स होते हैं, रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, तो उनके कॉलम और बीम उस बिल्डिंग के मजबूत एलिमेंट्स होते हैं, तो हम उनके पास जा सकते हैं। और नहीं तो आप दीवार के पास जा सकते हैं, कोने में जा सकते हैं, जहां पर आप पे सिर पे कोई भी चीज गिरने की संभावनाएं कम हो। और दूसरा, आप अगर छोटी इमारतों में हैं जो बहुत ज्यादा बहुमंजिला नहीं है, तो आप ओपन एरिया में आ सकते हैं। परंतु ओपन एरिया में आपको ये ध्यान रखना है कि उस एरिया के आसपास में कोई बहुमंजिला इमारत ना हो, कोई बड़ा इलेक्ट्रिक पोल टावर ना हो जो आपके ऊपर गिर जाए। कुछ तो रात में हुआ और उस समय अगर ये भूकंप, जब तक आपको सचेत होंगे तब तक तो भूकंप ओवर हो सकता है। तो उस समय में आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो बेड साइड है उसकी तरफ कोई भारी भरकम सामान नहीं होना चाहिए जो भूकंप के दौरान आपके सिर पे गिर जाए और उससे चोट लग जाए या जनहानि हो जाए। बहुमंजिला इमारत में कई बार लोग डर के मारे, भय के मारे भूकंप के लिफ्ट में चले जाते हैं, तो भूकंप के दौरान पावर सप्लाई भी फेल हो सकती है, तो लिफ्ट बंद हो सकती हैं, तो लिफ्ट में नहीं जाना चाहिए। और आजकल कांच का बहुत इस्तेमाल करते हैं हम, मिरर है पास में, तो ये ऐसी वस्तुएं जो जल्दी से चटक जाती हैं, तो आपको कांच वाली खिड़कियां, दरवाजे, मिरर्स के आसपास भी नहीं खड़े रहना चाहिए, ताकि अगर वो चटक जाएं तो आपको नुकसान ना पहुंच पाए। आखिरी है जो हम डे टाइम में, सपोज करो आप ऑफिस में हैं, आप एक साथ सबको निकलना है, तो एक प्रॉपर एग्जिट और इवैक्यूएशन प्लान बनाया जाता है। सबसे बड़ी बात ध्यान रखनी है कि सिर पे किसी चीज पे चोट ना लग पाए। सिर जो है हमारा सबसे सेंसिटिव बॉडी का पार्ट रहता है, तो इसलिए सिर बचा के चलना है, सिर पे दोनों हाथ रखे चलिए या कोई मजबूत रखिए। और आखिर जो है कि अगर कोई भी व्यवस्थाएं नहीं है आपके पास, सपोज टेबल है, कुर्सी है, कुर्सी उल्टी करके उसको ऊपर रख लीजिए, तो किसी मजबूत चीज को आप सिर को ढांक सकते हैं ताकि डायरेक्ट इम्पैक्ट कोई भी फॉलिंग ऑब्जेक्ट का आपके ऊपर ना आए। यहाँ पर सर समझना चाहेंगे कि क्या भूकंप के बारे में हम और जानकारी जुटाना चाहें तो कोई ऐसा संस्थान हो या संसाधन हो जहां जाकर, या जहां कोई संपर्क संख्या हो, टेलीफोन नंबर वगैरह हो, जिसमें हम जाकर मदद ले सकें और अधिक जानकारी जुटा सकें? हमारे देश में नेशनल सेंटर फॉर साइस्मोलॉजी है और उनका एक मोबाइल ऐप भी है जिसको हम भूकंप बोलते हैं जी। आप उसको मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हो या उनकी वेबसाइट पे seismo.gov.in पे जाके लॉग इन करके आप सूचना प्राप्त कर सकते हैं कि भूकंप कहाँ हुआ, कितना बड़ा हुआ है और कितनी गहराई पे हुआ है जी। और दूसरा, आप तो हमारे यहाँ एक नया सिस्टम अभी चालू किया है, प्रधानमंत्री महोदय जी ने नेशनल प्लेटफॉर्म जो है आपदा जोखिम न्यूनीकरण का लॉन्च किया था 10 और 11 मार्च में ही जी। और वहां पर एक एप्लीकेशन शुरू किया है सचेत। सचेत से भी हमें अर्ली वार्निंग मिल जाती है और उसमें एक नंबर दिया है 112। जैसे अमेरिका में 911 है, ऐसे हमारे यहाँ 112 लॉन्च किया गया है जिसमें आप ये सूचना दे सकते हैं। इसमें चारों नंबर जगह सूचना पहुंचती है। जो पहले 100 पुलिस का था वो 101 एम्बुलेंस और 102 एम्बुलेंस, फायर और पुलिस के अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सब जगह नंबर पहुंच जाता है। बहुत बहुत आभार सर, आपने बहुत अच्छी जानकारियां दी। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे भूकंप से बचाव और तैयारियों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान में भू मौसम विज्ञान जोखिम प्रबंधन विभाग के प्रमुख प्रोफेसर सूर्य प्रकाश और आकाशवाणी संवाददाता मनोज पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com।